नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आस्था और विश्वास के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले कथावाचक आपसे छिपे नहीं हैं। और साथ ही साथियों, एक ऐसा कथावाचक है जो राम मंदिर वीआईपी दर्शन के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोपी बनाया गया है। साथियों, उस कथावाचक पर एक आरोप नहीं लगता, उस पर दुष्कर्म करने का आरोप, धोखाधड़ी का आरोप, फर्जी विवाह का आरोप, गहने हड़पने का आरोप और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आखिर ऐसे कथावाचक हमें कैसे ज्ञान देते हैं, कैसे हमें भागवत कथा सुनाते हैं, हमें ईश्वर से ये कैसे जोड़ेंगे जब ये खुद ही ईश्वर से नहीं जुड़े, ईश्वर की कहानियों को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाए। कैसे हमें यह आके मंचों पर चढ़कर बड़े बड़े सजावट के साथ ज्ञान देते हैं, कैसे हमें यह राह बताएंगे जब ये खुद ही राह से भटके हुए हैं। ये देखी नारी जहां सुंदर, खाली नारी देखी, उसी बात पे याद आ जाती है जो कहता है एक कथावाचक, खाली प्लाट है। तो ऐसे कथावाचकों से सावधान रहना होगा। आइए चलिए मैं बताता हूं ये कौन कथावाचक है जो आस्था और विश्वास के नाम पर लोगों के चरित्र से, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। साथियों, ये बात है रामनगरी अयोध्या से। और रामनगरी अयोध्या से ये खबर जो है सामने आती है जिसमें धार्मिक जगत और सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक प्रसिद्ध कथावाचक जो वर्षों से भागवत कथा और धार्मिक प्रवचन करते आ रहे हैं, अचानक गंभीर आरोपों के घेरे में आ जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है, कौन है ये? उनके खिलाफ अयोध्या में बीकापुर कोतवाली में एक महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये सोचने की बात है। और एफआईआर में लगाए गए जो आरोप हैं वो साधारण नहीं है। दुष्कर्म, धोखाधड़ी, फर्जी विवाह, गहना हड़पना, मारपीट और जान से मारने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। आइए घटनाओं की पूरी समय रेखा को सिलसिलेवार समझाता हूं। पहला, जो शुरुआत कहां से होती है, कथावाचक पवन देव महाराज अयोध्या जिले के बीकापुर क्षेत्र के मलेथु कनक गांव के निवासी हैं। वे भागवत कथा और धार्मिक प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं। उनके वीडियो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं और उसे आप देख सकते हैं। इनका संबंध मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री, उनके साथ भी तस्वीरें देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये अनिरुद्धाचार्य के साथ भी इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। वे स्वयं को प्रसिद्ध कथावाचक का शिष्य बताते हैं। मई 2026 में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने की खबर आई थी करणी सेना की। उनके पिता का नाम पंडित रमाकांत शास्त्री बताया जाता है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं। धार्मिक मंचों पर सम्मान और पहचान रखने वाले इस कथावाचक का नाम अचानक एक ऐसे विवाद में सामने आया जिसने लोगों को चौंका दिया। अब एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला बिहार के सिवान जिले की रहने वाली बताई गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। महिला का दावा है कि उसकी जिंदगी इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरी की पूरी तहस नहस और बदल गई। उसके अनुसार उसका परिवार टूटने की स्थिति में पहुंच गया और पति द्वारा तलाक का मुकदमा दायर हो गया। आज वह आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रही है। लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत जो है 2023 से होती है, जब उसकी पहली मुलाकात इस पवन देव महाराज कथावाचक से होती है। महिला के आरोप के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार के चंपारण क्षेत्र में आयोजित एक धार्मिक कथा कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात पवन देव महाराज से हुई और कथा समाप्त हुई। लोग अपने अपने घर लौट गए। लेकिन महिला का दावा है कि उसी दौरान दोनों के बीच मोबाइल के नंबरों का आदान प्रदान हो गया।
यानी यहीं से शुरू होती है ये सारी की सारी कहानी। नंबर एक दूसरे को ले दे लिया क्योंकि आस्था और विश्वास की बात थी। उस महिला की आस्था रही होगी इनमें और विश्वास रहा होगा। नंबर आदान प्रदान हुआ कि चलो भविष्य में ये ज्ञान की राह बताएंगे। लेकिन क्या होता है, इसके बाद फोन पर बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बातचीत बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती है। और महिला का आरोप है कि समय के साथ दोनों के बीच निकटता भी बढ़ी, यानी बातचीत कुछ और आगे बढ़ गई कि जहां पर एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो गया। और यहीं से यह घटनाक्रम शुरू होता है जो बाद में एफआईआर तक पहुंचता है। तो इसमें फिर क्या करते हैं, महिला को पवन देव महाराज अयोध्या बुलाने का निमंत्रण देते हैं कि आओ तुम्हें हम अयोध्या घुमाएंगे, तुम्हें राम मंदिर के विशेष या वीआईपी दर्शन कराएंगे। तो महिला इस प्रलोभन में आती है कि साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे, चलो अयोध्या। और आखिर बात वहां पर आती है, महिला का आरोप है इसी विश्वास पर वह अपने बेटे को साथ लेकर पहुंच जाती है अयोध्या। और अयोध्या पहुंचने के बाद शुरू होते हैं उसके जीवन में उथल पुथल। यानी एफआईआर के अनुसार उसे मलेथू कनक गांव, जो कथावाचक का गांव है, वहां वो अपने घर में ले जाकर ठहराता है। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, यानी उस समय सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन महिला का आरोप है कि इसके बाद घटनाएं अचानक बदल गई। फिर स्थिति ऐसी आ गई कि उसके साथ कुछ ऐसा घट गया जो एक अनहोनी थी। यानी महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि एक दिन जब घर में पवन देव महाराज की मां मौजूद नहीं थी, तब कथित रूप से उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। महिला का दावा है कि उसने विरोध किया, लेकिन उसके अनुसार उसे शादी का भरोसा दिया गया। तो साथियों, यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। यहीं पर एक महिला धोखा खा जाती है। यदि ऐसा अक्सर होता है, किसी भी कहानी में देख लीजिए, जहां पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आते हैं एक दूसरे के खिलाफ, यानी जब संबंध बनते हैं तब संबंध बनने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र होता है कि कोई ना कोई एक भरोसा देता है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुमसे शादी कर लेंगे। और इसी भरोसे पर सामने वाला भावुक होकर भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है कि चलो ये तो मेरे लिए अच्छी बात कर रहा है, भले की बात कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है कि पूरी की पूरी उलटने की कहानी। अगर वो भरोसा शादी का कायम रहता है तो जीवन शानदार गुजरता है, और जैसे ही ये भरोसा टूटता है शुरू हो जाता है आरोप प्रत्यारोप। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये महाराज शादी का भरोसा तो दे दिए, लेकिन कायम नहीं रख पाए, इसीलिए यह मामला यहां तक पहुंचता है। अब यह आरोप है महिला का कि यही आरोप है जो इस पूरे मामले का सबसे गंभीर हिस्सा माना जा रहा है। एफआईआर में दुष्कर्म का आरोप इसी कथित घटना के आधार पर लगाया गया है, यानी जो उसके घर पर होती है, यानी कथावाचक के घर पर होती है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि यह महिला का आरोप है और इसकी पुष्टि या खंडन अभी जांच के बाद ही संभव होगा। कथित विवाह महिला ने दावा किया है कि 17 अगस्त 2025 को अयोध्या के नाका हनुमानगढ़ी मंदिर में एक विवाह जैसा कार्यक्रम कराया गया। उसका आरोप है कि यह विवाह वास्तविक और कानूनी विवाह नहीं था, बल्कि उसे विश्वास में रखने के लिए किया गया एक दिखावटी आयोजन था। महिला का कहना है कि उसने इसे विवाह मानकर स्वीकार किया और उसके बाद वह पवन देव के साथ रहने लगी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इसी दौरान वह गर्भवती हुई और यह दावा भी पुलिस जांच का हिस्सा है। अब साथियों, ये मामला जब आरोप से आगे बढ़ गया, फिर शुरू होता है एक नया मोड़। एफआईआर में एक अन्य आरोप जो दूसरा लगा हुआ है वह है गहनों और कीमती सामान से छीना झपटी, मतलब रख लेना, वापस ना करना। यानी महिला का कहना है कि वह अपने मायके और ससुराल में मिले लगभग 10 लाख रुपए के गहने और अन्य सामान
लेकर आई थी। यानी वो पहले पति से जो प्राप्त गहने थे और उसके मायके से जो गहने मिले हुए थे वो और 10 लाख रुपए के जो मूल्य के गहने थे वो लेकर आई थी। और उन गहनों को लेके आने के बाद, है ना, उसका आरोप है कि ये सब कुछ उसे ले लिया गया और उसे वापस भेज दिया गया। सोचिए, उसे बिहार भेज दिया गया। यह आरोप धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पने के दावों से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के सामने अब सवाल है कि क्या वास्तव में ऐसे गहने मौजूद थे, उनके स्वामित्व के दस्तावेज क्या हैं, उनके संबंध में क्या साक्ष्य हैं, रिश्तों में दरार कैसे आई, ये सवाल बड़ा है। महिला के अनुसार नवंबर 2025 तक दोनों पक्षों के बीच संबंध खराब होने लगे थे। उसका दावा है कि जब उसने विरोध करना शुरू किया और अपने अधिकारों की बात की तब उसे वहां से वापस भेज दिया गया। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। महिला का कहना है कि उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। यहीं से मामला व्यक्तिगत संबंधों से निकलकर कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता दिखाई दिया। और फिर एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार बाद में पवन देव महाराज, उनके पिता रमाकांत शास्त्री और कुछ अन्य लोग महिला के घर पहुंचे। महिला का आरोप है कि वहां उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। इन्हीं आरोपों के आधार पर एफआईआर में मारपीट, धमकी, अन्य धाराएं भी जोड़ी गई। इन आरोपों की सत्यता की पुलिस जांच कर रही है। और साथ ही जून 2026 में महिला ने अयोध्या के बीकापुर कोतवाली में शिकायत दर्ज की। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। लेकिन क्या इस महिला को न्याय मिल पाएगा? क्या वो साक्ष्य मिल पाएंगे जो आरोप लगाए गए हैं? अब ये सवाल चला गया है कानून के पास, तो निश्चित ही महिला को न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर शादी का झांसा ये कोई पहली बार तो है नहीं। अक्सर आप खबरों में सुनते हैं कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाया गया। और जब ऐसा ही है तो क्यों नहीं महिला भी ये निर्णय ले कि क्यों ना ये शादी के झांसे से निकलकर हम सबसे पहले कोर्ट मैरिज करें, तभी किसी पुरुष के साथ संबंध बनाएं। या पहली बार में ही अगर किसी ने संबंध बना लिया है और जबरन बना लिया है तो उसे शादी के रंग में रंगने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो संबंध जबरन बना हुआ है और जबरन बना है तो वो आगे जबरन बनाया हुआ संबंध कभी चलता नहीं है। लेकिन महिला की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, क्योंकि उसके पति ने उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। और अब उसके 2 बच्चे कहां जाएंगे? उसकी सामाजिक स्थिति एकदम तहस नहस हो चुकी है। सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी भ्रष्ट हो चुकी है। आखिर उसके पास अब तो ना उसका पति है और दूसरी तरफ ना ही जो कथावाचक है उसका साथ है। तो ऐसी महिला क्या अपने मायके लायक भी रह गई है? तो ये सारी चीजें सोचने का विषय है कि हमारे समाज में महिलाओं की ये जो स्थिति ऐसी आ जाती है, ये कैसे सुधरे और इसे कैसे सही, मतलब यूं कहें फौरी तौर पर उस महिला को न्याय देने की जरूरत है। ऐसे मामलों को लटकाने की नहीं जरूरत है, क्योंकि ये समाज में बड़ी ही विडंबना है हमारे कि महिलाओं की जो स्थिति है वह दोनों तरफ से दुश्वारियों में गुजर रही है। तो आप सभी क्या कहना चाहेंगे? ये कथावाचक पूरे देश, समाज और धर्म का ठेकेदार बनकर हमारे सामने आता है और हमें ईश्वर के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर हमें गुमराह करके हमारी पूरी धन संपदा और यूं कहें असमत लूट कर चला जाता है। और फिर से शुरू हो जाता है कानून के ढुलमुल रवैये के कारण आगे अपने नए शिकार के लिए निकल पड़ता है। तो ऐसे अत्याचारियों से बचने के लिए पहली बार में ही नारी या लड़की जब जबरन संबंध बन जाए तो उस जबरन संबंध को सीधा जेल के दरवाजे तक ले जाएं। आप कतई ऐसा ना करें कि उन संबंधों को शादी के नाम पर
आगे चलाएं, क्योंकि वो पुरुष अपना बचने का सबसे बड़ा हथियार उसने निकाल लिया, शादी का झांसा दे दिया और तुम शादी के झांसे में बहक गए। और जब तुम बहक गए तो तुमने अपना संबंध जो जबरन बनाया है, धोखे से बनाया है, तो वो आगे चल के धोखा आपको मिलेगा। तो साथियों, तथाकथित बाबाओं के चक्कर में आप ना फंसें और अपने घर में महिलाओं को भी कथा में बिल्कुल ना जाने दें। कथा पढ़नी है, कथा सुननी है तो भागवत खरीदें, ऐसे ग्रंथों को खरीदें जिनको वो सुनाते हैं। उनमें इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप सभी देख चुके हैं ये दुनिया के ऐसे प्रोपोगेंडा बना के हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप सभी जानते हैं, गूगल पे भी सर्च कर लीजिए कथावाचकों की जेल की स्थिति, तो आपको दिखाई देगी 50 कथावाचक इन सब मुकदमों में पड़े हुए हैं। और इसके बावजूद भी हमारी बहन जो बेटियां हैं उनको ज्ञान नहीं मिल रहा, इनके जाल में फंसती जा रही हैं। तो आप सभी फंसे ना, जागरूक रहें और कथा अपने घर में पढ़ें, अपना टीवी चला के देखें, वहां जाने की जरूरत नहीं है, इनसे बचें। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।